Everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 73 of Mission UPSC 2027. आज का हमारा टारगेट जो था चैप्टर नंबर 4 पॉलिटी क्लास 10th का जो जेंडर रिलीजन और कास्ट वाला चैप्टर था उसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे. बहुत सारे से मेरा मतलब है लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस हमने लिए थे. टू बी प्रिसाइज 12 क्वेश्चंस थे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज इन इंडिया. हमें बताने हैं अलग अलग तरीके के अलग अलग एस्पेक्ट्स बताने हैं हमारी लाइफ में जो हमें देखने को मिलते हैं कि जिस तरीके से विमेन डिसएडवांटेज हो रही है या फिर विमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में. बहुत ईजी क्वेश्चन है. विमेन के साथ अलग अलग एस्पेक्ट्स कैसे, जैसे एजुकेशन में हमें देखने को मिलता है कि इनरोलमेंट कम है, ड्रॉप आउट ज़्यादा है स्पेशली रूरल एरियाज़ में. ये प्रेफरेंस होती है कि सन्स को एजुकेट कर लो, डॉटर्स को मत करो. सेफ़ और हाइजीनिक फैसिलिटीज़ नहीं है स्कूल्स में गर्ल्स के लिए, टॉयलेट्स एंड ऑल को लेके. राइट, एजुकेशन हो गया. देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की जेंडर वेज गैप हमें देखने को मिलता है कि विमेन को कम पैसा मिलता है एज़ कम्पेयर टू मैन फॉर द सेम वर्क. लीडरशिप रोल्स में भी, कॉर्पोरेट बोर्ड्स में भी हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन इतनी नहीं दी जाती है विमेन को. कंसंट्रेशन इन इनफॉर्मल लो पेइंग एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. ठीक है, कि उनको इनफॉर्मल सेक्टर्स में ज़्यादा काम दिया जाता है या लो पेइंग सेक्टर्स में ज़्यादा काम दिया जा रहा है. ठीक है, घर के काम ज़्यादा कराए जाते हैं. अनपेड डोमेस्टिक एंड केयर वर्क विच इज़ अंडर वैल्यूड और इवन अनरिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में, एजुकेशन के मामले में. थर्डली वी हैव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन के अंदर. रेप्रोडक्टिव और मैटरनल हेल्थ केयर भी बहुत कम दी जाती है. अर्ली मैरिजेस और टीनेज प्रेगनेंसीज अफेक्टिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. अर्ली मैरिज कराना, टीनेज प्रेगनेंसी हो जाना, उससे कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. डिस्पाइट रिजर्वेशन एट द पंचायती राज लेवल, women remain अंडर रिप्रेजेंटेटेड इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. कि रिजर्वेशन होने के बावजूद हमें पता है ना पंचायत सिस्टम में रिजर्वेशन दिया हुआ है विमेन को, बट स्टिल हम देखते हैं कि विमेन को पार्लियामेंट, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आज भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है. सोसाइटल एंड फेमिलियर प्रेशर्स डिस्करेज विमेन फ्रॉम एंटरिंग पॉलिटिक्स. सोसाइटल और फैमिली प्रेशर्स जो है कहीं ना कहीं विमेन को डिस्करेज करते हैं कि तुम पॉलिटिक्स में पार्ट मत लो. लीगल राइट्स एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप. कि आज भी ऐसा है कि विमेन को राइट्स नहीं दी गई है, गर्ल्स को राइट नहीं दी गई है प्रॉपर्टी पे. इनइक्विटेबल इनहेरिटेंस राइट्स एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट लीगल इंटाइटलमेंट्स. लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफन रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ मेल फैमिली मेम्बर्स. कि ज़्यादातर मेल फैमिली मेम्बर्स के नाम पे लैंड और प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है ना. वायलेंस और सेफ्टी को लेके बहुत बड़ा इशू है. डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, ट्रैफिकिंग. कन्विक्शन रेट बहुत कम है. सोसाइटल स्टिग्मा कहीं ना कहीं इतना है कि लोगों को क्राइम नहीं करने देते, मतलब क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए मना कर दिया जाता है. अनसेफ पब्लिक स्पेसेस कहीं ना कहीं डिस्करेज करता है कि वो इंडिपेंडेंटली घूम सके विमेन, है ना. जैसे अपने घर में भी जो गर्ल्स होती है या जो लड़कियां होती हैं उनको बोल दिया जाता है 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना बिकॉज ऑफ दी सेफ्टी इशू. राइट, कल्चरल और सोशल नॉर्म्स, पेट्रियार्कल माइंडसेट है तो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस रहता है. डाउरी प्रैक्टिस है, सन की प्रेफरेंस. ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ड्रेस मूवमेंट्स, चॉइस ऑफ करियर और इवन लाइफ पार्टनर. डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है कि उनको डिजिटल एजुकेशन, इंटरनेट वगैरह नहीं दिया जाता स्पेशली रूरल एरियाज़ में विमेन को, गर्ल्स को. ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर बुलिंग, तो कहीं ना कहीं ये सब टारगेट कर रहे हैं विमेन को. तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो विमेन को फेस करने पड़ते हैं. एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट and economic participation, health and nutrition. Then we have political representation, legal rights and property ownership, violence and safety, cultural and social norms and digital divide. आप देख रहे हैं सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए. जब हम मेंस के आंसर लिखते हैं ना तो ऐसे ही हमें सारे तरीके के एंगल कवर करके आंसर लिखना होता है. ठीक है, जो हम डेली आंसर राइटिंग में कर भी रहे हैं, है ना. स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्यूनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जाम्पल ईच. हमें अलग अलग तरीके के फॉर्म्स जो है कम्युनल पॉलिटिक्स के बताने और एग्जाम्पल के साथ. ये वही है जो हमने चैप्टर में पढ़ा था. ठीक है, सो कम्युनल पॉलिटिक्स रेफर्स टू द यूज़ ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स. कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होगा, रिलीजन को हम पॉलिटिक्स में जब यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे एक रिलीजन को पिटेड अगेंस्ट अनदर ऑफन एजिंग टू टेंशन एंड अनदर. ठीक है, कि एक रिलीजन को डोमिनेंस हो रही है, दूसरे रिलीजन को माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. ठीक है, इंडिया में अलग अलग तरीके की फॉर्म लेते हैं जैसे कि एवरीडे बिलीव्स इन प्रेजुडिस. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया. विच इंक्लूड्स रूटीन, रिलीजियस, स्टीरियोटाइप, बायस थिंकिंग की कम्युनिटीज़ एक दूसरे के लिए जो रखती है. ठीक है, एवरीडे हम जो बिलीव रखते हैं कि यार ये वाली कास्ट ऐसी है. ठीक है, वो एक बिलीव है हमारे अंदर, है ना. बिलीविंग दैट वन रिलीजियस ग्रुप इज़ इनहेरेंटली मोर वायलेंट और कंजर्वेटिव देन अनदर. ठीक है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अलॉन्ग रिलीजियस लाइन्स. पॉलिटिकली जो मोबिलाइजेशन हो रहा है ना, रिलीजियस लाइन्स कैसे,
जो सेक्रेट सिम्बल्स, रिलीजियस लीडर, इमोशनल अपील्स है जो लोगों को साथ में ला रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजिंग रैलीज एंड कैंपेन्स फोकसिंग ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी टू गेन इलेक्टोरल सपोर्ट. ठीक है, समझ आ गया. कम्युनल वायलेंस भी वही है. व्हेन कम्युनलिज्म टेक्स एन अग्रेसिव फॉर्म इट लीड्स टू रायट्स एंड वायलेंस बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज़, जैसे कि गुजरात प्राइड 2002 वाला. फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन रिलीजन, की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बनाई जाती है, विद द एम ऑफ कि भाई हम एक स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी को दिखाते हुए बने, जैसे कि पार्टीज़ लाइक ऑल इंडिया मस्जिद ई इत्तेहाद उल मुस्लिमीन. ठीक है, सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग. ठीक है, तो कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को अपील कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके की पार्टीज़ बना लेना, तो ये सब कम्युनलिज्म दिखा रहा है. थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज़ आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, कि किस तरीके से हम आज भी कहते हैं कि इंडिया के अंदर कास्ट को लेके इनइक्वालिटीज़ हो रही है. ठीक है, सो कास्ट इनइक्वालिटीज़ दो लीगली अबॉलिश कंटिन्यू टू परसिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स इन इंडिया. हेयर आर सम की वेज इन विच कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट. कौन कौन से वेज? पहला हमारे पास है सोशल डिस्क्रिमिनेशन. हम देखते हैं सोसाइटी में सोशल डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट हमें डिस्क्रिमिनेशन का बताना है. तो फर्स्टली सोशल डिस्क्रिमिनेशन कैसे? सोसाइटी से एक्सक्लूड करा के, लाइक से कि अनटचेबिलिटी इज स्टिल प्रैक्टिस इन सर्टल और डायरेक्ट वेज स्पेशली इन रूरल एरियाज. ठीक है, दलित्स आर ऑफन डिनाइड एंट्री इन टू टेम्पल्स, वाटर सोर्सेज और इवन होम्स ऑफ अपर कास्ट. इंटरकास्ट मैरिजेस स्पेशली इन्वॉल्विंग दलित स्टिल फेस सोशल बैकलैश एंड वायलेंस. की अनटचेबिलिटी आज भी कहीं ना कहीं कई जगहों पे प्रैक्टिस की जाती है. स्टिल मैनी पीपल स्पेशली दलित्स आर इवन डिनाइड कि भाई मंदिर में नहीं आ सकते, वाटर सोर्सेस हम यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़. ठीक है, सेकेंड डिसएडवांटेज जो कास्ट इनइक्वालिटी में देखने को मिलता है, एजुकेशनल डिस्पैरिटी आफ्टर सोशल डिस्क्रिमिनेशन. तो कहीं ना कहीं चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज कास्ट often attend poorly funded schools with low quality education. Caste-based bullying and discrimination in schools and colleges discourage higher education participation. Underrepresentation of lower caste in premier institutions despite reservation. That means कि जो चिल्ड्रंस हैं मार्जिनलाइज कास्ट के, वो कहीं ना कहीं आज भी पुअर फंडेड स्कूल्स जो हैं जिसमें क्वालिटी कम है वो अटेंड करते हैं. कास्ट बेस्ड बुलिंग हो रही है. ठीक है, कास्ट को लेके बुली किया जा रहा है क्लास में, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में. तो कहीं ना कहीं उससे क्या हो रही है, हायर एजुकेशन डिस्करेज हो रही है. अंडर रिप्रेजेंटेशन होना लोअर कास्ट का इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट. ठीक है, कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लोअर कास्ट को अंडर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो रिजर्वेशन होने के बावजूद. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है. थर्ड हमारे पास इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि आज भी मैनी दलित्स एंड लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स लो पेइंग जॉब में काम करते हैं. मैनुअल एंड हजार्डियस जॉब, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में ज़्यादातर लगे हुए रहते हैं. मैनुअल स्कैवेंजिंग जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है ना. दे ऑफन लैक एक्सेस टू लैंड, कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. ठीक है, उनके पास लैंड नहीं है, कैपिटल नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती एक अच्छे सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, इनफॉर्मल सेक्टर्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. सो कास्ट कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड अपवर्ड मोबिलिटी. तो कहीं ना कहीं कास्ट कंटिन्यू टू कैसा है, आज भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ छीन रहा है, कहीं ना कहीं अपवर्ड मोबिलिटी देखने को मिल रही है ना. पॉलिटिकली मार्जिनलाइजेशन. देखो, ऑल्दो देयर इज़ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें पता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सबको दे रखी है थ्रू रिजर्वेशन, बट स्टिल जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन और इन्फ्लुएंस है वो लिमिटेड है. क्योंकि आज भी अपर कास्ट डोमिनेट करती है पार्टी लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी के अंदर. सो कास्ट बेस्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स रीइंफोर्सेस आइडेंटिटी डिविजन्स विदाउट एड्रेसिंग रियल इशूज़. तो ये जो कास्ट बेस्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स है जिसके बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था, वो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को और मतलब आइडेंटिटी डिविजन लेके आ रही है बहुत ज़्यादा. ठीक है, violence and atrocities. So caste-based violence such as lynching, social boycott and even sexual violence against Dalit women is still reported. कि जो caste-based violence हो रहा है, ठीक है, कास्ट बेस पे जो कास्ट की वजह से जो लड़ाइयाँ हो रही है, बॉयकॉट्स हो रहे हैं, सेक्सुअल वायलेंस हो रहे हैं दलित वुमेन को लेकर, ये आज भी इंडिया में रिपोर्ट किया जाता है. इवन NCRB का डेटा है कि क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट रिमेन ऑलवेज हाई रहता है. ठीक है, डिजिटल एंड अर्बन स्पेसेस. कास्ट बेस हैज़ एंटर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स ऑन सोशल मीडिया, बायसेस इन हायरिंग थ्रू टेक ऐप. कि जो कास्ट बायस में जो देखने को मिली उससे कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भी देखने को मिली है. जैसे सोशल मीडिया के लिए, ठीक है, रिमार्क्स आए हैं उसमें, या फिर हायरिंग में जो टेक्नोलॉजी वाले ऐप है उनमें हायरिंग में बायसनेस देखने को मिली है. इवन कुछ अर्बन एरियाज़ में कास्ट नेटवर्क्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हाउसिंग, मैरिज एंड इवन जॉब रेफरल्स. राइट, सो दिस वॉज द रीज़न कि किस तरीके से कास्ट इनइक्वालिटी इंडिया में देखने को मिल रही है. सोसाइटी में दिख रही है, सोसाइटी में पॉलिटिकली, एजुकेशनली वायलेंस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिजिटल अर्बन स्पेस, ये सारी चीज़ें. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट रीजन्स टू से दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इलेक्शन रिजल्ट्स इन इंडिया. हमें बताना है रीजन्स कि क्यों कास्ट एक इकलौता रीज़न नहीं है टू डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट्स इन इंडिया.
ठीक है। देखो कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन इलेक्शंस में, बट इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करते हैं रिजल्ट्स को, राइट। सेवरल रीजंस, जैसे कि मल्टीपल आइडेंटिटीज़ ऑफ वोटर्स। ऐसा देखने को मिलता है कि सिर्फ कास्ट नहीं बल्कि वोटर्स की अलग अलग आइडेंटिटीज़ है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, क्लास, रीजन एंड इवन आइडियोलॉजी। सो पर्सन प्रायोरिटाइज करता है डेवलपमेंट को। जब इलेक्शंस में वोट देने जा रहे हैं तो वो सोचता है कौन डेवलपमेंट करे, एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज़ पे देखी जाती है ओवर कास्ट, कि सिर्फ कास्ट को देख के लोग वोट नहीं देते हैं बल्कि लोग ये भी प्रायोरिटाइज करते हैं डेवलपमेंट कौन ला रहा है, एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज़ किस में है। सो मैनी अर्बन वोटर्स चूज कैंडिडेट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेज और पार्टी इमेज रादर देन कास्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो कास्ट आइडेंटिटीज़ के बाद हमारे पास क्या आता है, क्रॉस कटिंग अलायंस। देखिए क्रॉस कटिंग अलायंस क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज Political parties build broad social coalition to win elections, not just single caste support. कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही है, बहुत बड़े बड़े सोशल कोलिशंस बना रही है इलेक्शंस जीतने के लिए, कोलिशंस बना रही है, मिलके कोलिशंस बना रही है, ना कि सिर्फ एक सिंगल कास्ट का सपोर्ट ले रही है, ठीक है। अलायंसेस लाइक रेनबो कोलिशन, जैसे कि दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी मिलके कहीं ना कहीं वेरियस कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, कि मिलके सबने कोलिशन बना लिया एक सिंगल कास्ट सपोर्ट के लिए, दैट रादर देन जस्ट सिंगल कास्ट सपोर्ट, मिलके क्या बना लिया, कोलिशन बना लिया। जैसे बहुजन समाज पार्टी ट्राई टू एक्सपेंड दलित्स टू इंक्लूड ब्राह्मण्स एंड मुस्लिम्स, राइट। तीसरी चीज़ है परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट एजेंडा, कि वोटर्स के पास नाउ वोटर्स क्या करते हैं, नाउ ये कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट की तरफ जाए, डेवलपमेंट वर्क मिले, वेलफेयर स्कीम्स हो, एक गवर्नेंस कैसी है ना। सो लीडर्स हु डिलीवर ऑन प्रोमिसेस कैन गेट सपोर्ट अक्रॉस कास्ट लाइन। तो वो जो भी लीडर्स जो प्रॉमिस करते हैं, जो पूरा कर रहे हैं अपना, उनको सपोर्ट मिल जाता है कास्ट के बेसिस पे। जैसे नीतीश कुमार बिहार में, इवन नरेंद्र मोदी को नेशनल लेवल पे अब सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, बियॉन्ड देयर कोर कास्ट, इसलिए नहीं बिकॉज ऑफ द कास्ट, बल्कि क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स के लिए वो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क के लिए काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से, है ना। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, कैंडिडेट्स आर ऑफन सेलेक्टेड बेस्ड ऑन विनेबिलिटी, पॉपुलैरिटी एंड लॉयल, नॉट जस्ट कास्ट। यानी कि कैंडिडेट्स ज़्यादातर किस बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं कि वो कौन, विनेबिलिटी किसकी है, पॉपुलैरिटी किसकी है, कौन लॉयल है, ना कि सिर्फ कास्ट देख के, ठीक है। चेरिस्मेटिक लीडर्स विद अ स्ट्रॉन्ग इमेज कैन ओवरराइड कास्ट डिविजन्स। यानी कि ये बात कर रहा है कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो नॉट बिकॉज ऑफ द कास्ट वो फेमस है, बट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनालिटी, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल APJ अब्दुल कलाम है ना। तो APJ अब्दुल कलाम को ना सिर्फ हिंदू पसंद करते हैं, ना सिर्फ मुस्लिम, बल्कि सब लोग पसंद करते हैं। तो इट्स बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर्स, इट बिकॉज ऑफ देयर दैट उनकी जो बॉडी है, उनकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है। यूथ एंड अर्बन वोटर्स, ग्रोइंग नंबर्स ऑफ यंग एंड अर्बन वोटर्स आर लेस कास्ट कॉन्शियस। देखो अब क्योंकि जितने आप देखेंगे इंडिया के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो 15 लाइक 25, 30 वाली, 40 वाली है ना। तो कहीं ना कहीं इंडिया अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो यंग पॉपुलेशन है, जो अर्बन वोटर्स है, वो ज़्यादातर कास्ट कॉन्शियस नहीं होते, बल्कि ये देखते हैं कि डेवलपमेंट कौन कर रहा है। इन सब चीज़ों के बेसिस पे वोट दिया जाता है। सोशल मीडिया एंड एजुकेशन ने कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड थिंकिंग लोगों के अंदर कम कर दी है। इलेक्टोरल वॉलेटिलिटी, वोटर्स फ्रीक्वेंटली चेंज देयर प्रेफरेंसेस। देखिए वोटर्स जो है अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज चेंज करते रहते हैं, जो भी लोकल इशूज़ को लेके, करप्शन, इन्फ्लेशन, जो भी चल रहा है उनके सोसाइटी में, उनके एरिया में, वो उस हिसाब से अपने वोट्स भी चेंज करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिजिड रह के ही वोट देते हैं। तो यानी कि हमने ये देखा नॉट जस्ट कास्ट बल्कि मल्टीपल आइडेंटिटीज़, अलायंसेस, यूथ वोटर्स, रोल क्या है पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स का, परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट एजेंडा क्या है, इलेक्टोरल वॉलेटिलिटी कितनी है, सारे फैक्टर्स हैं जो कास्ट के अलावा जो इलेक्शंस के रिजल्ट या हम कहते हैं वोटिंग पे डिपेंड करता है कि कौन किसको वोट दे रहा है। सो वाइल कास्ट कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस द इलेक्टोरल बिहेवियर, इट इज़ नॉट द सोल डिटर्मिनेंट। Complex mix of factors including development, leadership, ideology and performance shape elections outcome in India, ठीक है। कि जो इतने सारे मिक्स ऑफ फैक्टर्स है, डेवलपमेंट, लीडरशिप, आइडियोलॉजी, परफॉर्मेंस, ये सारे के सारे इलेक्शंस क्या कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं इलेक्शन आउटकम्स को, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ विमेंस रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज़ लेजिस्लेटिव बॉडी। इसके बारे में आपको पहले ही पता होगा कि इंडिया के अंदर बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। देख लेते हैं कि विमेंस रिप्रेजेंटेशन कैसे ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल अभी भी कम है। जैसे कि लोकसभा के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एज ऑफ सितंबर 2023 विमेन कॉन्स्टिट्यूट 15% ऑफ द MPs, ठीक है। दिस मार्क्स ऑन इंक्रीज फ्रॉम 5% इन द लोकसभा, फर्स्ट लोकसभा, ठीक है। 15% विमेन कितने थी MPs में, और लोकसभा में 5% और ज़्यादा, ठीक है। राज्यसभा के अंदर अराउंड 13% ऑफ दी सीट्स है विमेन की।
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें तो विमेंस रिप्रेजेंटेशन वेरी करती है स्टेट्स के अराउंड, बट एवरेज अगर हम बात करें तो 9% है. फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में इट्स 14.2%, दी हाईएस्ट अमंग स्टेट. आप देखेंगे सबसे ज़्यादा विमेन पार्टिसिपेशन अगर किसी स्टेट में है तो वो छत्तीसगढ़ में है. एंड वेयर एज बिहार की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 14.5% रिप्रेजेंटेशन एट्रीब्यूटेड टू प्रोएक्टिव मेजर्स लाइक रिजर्वेशन पॉलिसीज़. ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की वगैरह के साथ दिया हुआ इतना % शेयर. ठीक है, विमेन को. अब हमारे पास है रीसेंट लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट. कोई रीसेंट डेवलपमेंट जो हुई है, सितंबर 2023 में इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया कि 106th अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कॉमनली, जिसको हम विमेन रिजर्वेशन बिल बोल देते हैं, कि दिस लेजिस्लेशन मैंडेट की 33% ऑफ द सीट्स जो है वो विमेन के लिए लोकसभा में मैंडेटरी हो जाएगी एंड इवन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रिजर्वेशन इज कंटीजेंट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज. जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज डिलिमिटेशन आपको पता है 2026 में हो जाएगी, तो उसके बाद से ये लागू हो जाएगा, विच इज़ एक्सपेक्टेड आफ्टर द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड पोस्ट 2026. ठीक है, 2026 के बाद जब फर्स्ट सेंसस होगा उसके बाद ये विमेन का 33% ऑफ द सीट्स का लागू हो जाएगा इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा. ठीक है, सो कंक्लूजन यही है, वाइल देयर हैज़ बीन प्रोग्रेस इन इंक्रीजिंग वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडी, द नंबर्स रिमेन बिलो ग्लोबल एवरेज. The passage of the Women Reservation Bill represents a significant step towards enhancing gender equality in political representation, though its full impact will materialize in the coming years. Sixth question हमारे पास है, mention constitutional provisions that make India a secular state. हमें कुछ constitutional provisions बताने हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक secular state है. तो India's constitution has several provisions that establish and uphold its secular character, ensuring equal treatment of all the religions by the state. ठीक है, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि सेक्युलर हम है, सेक्युलरिज्म इंडिया के अंदर है, विच इंश्योर्स दैट हर रिलीजन को हर स्टेट में इक्वल ट्रीटमेंट मिले. कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लिखा है, लेट्स जस्ट सी दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीएम्बल में सेक्युलर आपको पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ. इट डिक्लेयर्स कि इंडिया क्या है, एक सोवेनियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. ठीक है, दिस रिफ्लेक्ट्स द स्टेट्स कमिटमेंट टू रिलीजियस न्यूट्रलिटी एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ. राइट, आर्टिकल 14 के अंदर है इक्वालिटी बिफोर लॉ, गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज टू ऑल द पर्सन्स. इट प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन. राइट, इसमें भी आ गया. आर्टिकल 15 में हमें पता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, विच प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, race, caste, sex or place of birth. ठीक है, then we have article 25 which is freedom of religion, which actually talks about the profess, practice and propagate religion. The freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion, subject to public order, morality and health. ठीक है, article 26 is basically freedom to manage religious affairs. Article 26 is what? Freedom to manage religious affairs. Religious affairs को manage करने के लिए gives every religious denomination the right to establish and maintain institutions, manage its own affairs in matters of religion, own and acquire property, administer such property in accordance with the law. ठीक है, कोई भी मेंटेन करना, इस्टेब्लिश करना इंस्टीट्यूशन को, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी को लेके रिलीजियस अफेयर्स में, कि हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास राइट है कि वो अपना इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है, अपना खुद का धर्म फॉलो कर सकता है, प्रॉपर्टी ले सकता है. ये सारी चीज़ें हमारे मेंशन है. आर्टिकल 27 में भी मेंशन है दैट देयर इज़ नो टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, इवन इफ यू आर प्रमोटिंग योर रिलीजन देयर इज़ नो टैक्सेशन. प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कंपेलिंग एनी पर्सन टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूट. कि अगर मैंने टेम्पल बनाया है, मॉस्क बनाया है, तो कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि बिकॉज मेरा ये रिलीजन है दैट्स वाई ये मैंने बनाया है तो आई नीड टू पे द टैक्स. नो. ठीक है, आर्टिकल 28 इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज़ अलाउड इन होली स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन. कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसको एड मिल रहा है तो स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप इनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करें. ठीक है, आर्टिकल 29 and 30 talks about cultural and educational rights, protect the rights of religious and linguistic minorities to preserve their culture and establish educational institution. ठीक है, कि भाई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड एस्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 51A इस चीज़ की बात करता है, which promotes harmony and the spirit of common brotherhood among all the people, transcending
रिलीजियस डिफरेंसेस की हार्मनी होनी चाहिए, ब्रदरहुड होनी चाहिए, और सबके रिलीजियस डिफरेंसेस वगैरह जो है हमें वो नहीं करके सबके साथ बराबर तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई बात। कंक्लूजन में यही है, दीज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस इंश्योर दैट इंडिया डज नॉट फेवर एनी रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन विद द इक्वल रिस्पेक्ट, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ इंडिया सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। क्लियर। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस परसेप्शंस ऑफ एन आइडियल वुमेन दैट प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। देखो, हमें एक बेसिकली बताना है कि क्या लोगों के मन में, सोसाइटी के अंदर लोगों के मन में क्या परसेप्शन होता है वुमेन को लेके कि एक आइडियल वुमेन है ना, कि आइडियल वुमेन ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। सो वो परसेप्शन बताने हैं। सो द परसेप्शंस ऑफ एन आइडियल वुमेन इन इंडियन सोसाइटी आर शेप्ड बाय पेट्रियार्कल नॉर्म्स, कल्चरल ट्रेडिशंस, मीडिया पोर्ट्रेयल्स एंड इवॉल्विंग मॉडर्न वैल्यूज। These perceptions often reflect unrealistic expectations and gender stereotypes which continue to influence women's roles and choice. जैसे कि पहला पॉइंट देखते हैं, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग और फैमिली ओरिएंटेड, कि लोगों को लगता है कि विमेन है तो सेल्फ सेक्रीफाइस, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दे फैमिली के लिए और फैमिली के लिए ही करना चाहिए। सो द आइडियल वुमन इज एक्सपेक्टेड टू पुट फैमिली अबव सेल्फ, ऑफन सीन एज अ नर्चरिंग केयर गिवर, डॉटर, वाइफ एंड मदर. Example, the glorification of mothers who sacrifice careers or desires for family welfare. जो फैमिली वेलफेयर के लिए खुद की जो ड्रीम्स है वो सब छोड़ छाड़ के, अपना घर छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के, दे आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिली इन द सेंस हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, घर में उनके लाइक द सास ससुर हो गए, राइट. मॉडेस्ट एंड ओबीडियंट, कि लड़कियां अगर वो कोई विमेन है तो शी शुड बी मॉडेस्ट होनी चाहिए, थोड़ी ओबीडियंट होनी चाहिए, लाइट बोलना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, थोड़ी डिसिप्लिन होनी चाहिए. जैसे कि सॉफ्ट स्पोकन बिहेवियर, ओबीडियंस एंड मॉडेस्टी आर एसोसिएटेड विद द गुड कैरेक्टर. फ्रीडम इन ड्रेस, स्पीच और एक्सप्रेशन इज समटाइम व्यूड एज अनडिजायरेबल, कि अपने मन का जो पहनना है, अपने मन का जो बोलना है वो नहीं अलाउड. एक आइडियल वुमेन है जो घर की में सब ढंग से रहे. आपको पता होगा आप लोगों को कैसी होनी चाहिए, ठीक है, जो सोसाइटी मांगता है. मॉरली अपराइट एंड चेस्ट, सोसाइटी एक्सपेक्ट्स अ वुमेन टू अपहोल्ड मॉरल वैल्यूज़, की मॉरल वैल्यूज़ उनके अंदर होनी चाहिए, स्पेशली अराउंड सेक्शुअल प्योरिटी एंड कंडक्ट. ठीक है, सेक्शुअल प्योरिटी वगैरह होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सेक्शुअली सी इज़ नॉट प्योर. ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए. इवन टुडे द विक्टिम्स ऑफ सेक्शुअल वायलेंस आर ऑफन जज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स. इवन आज भी जो सेक्शुअल वायलेंस अगर होता है तो विक्टिम को किस तरीके से जज किया जाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है. अगर आप भोली लड़की हो, अगर आपके साथ कुछ सेक्शुअल वायलेंस हुए तो गलत है, बट अगर आप खुद भी ऐसे हो और आपके साथ हुआ तो दैट्स मतलब बेसिकली जजमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, राइट. मल्टीटास्कर एक्सपेक्ट किया जाता है विमेन से, एंड सुपर विमेन एक्सपेक्ट किया जाता है. दैट मॉडर्न आइडियल विमेन इज एक्सपेक्टेड टू बैलेंस वर्क एंड होम फ्लॉलेसली, एक्सेलिंग इन करियर वाइल बीइंग अ परफेक्ट होम मेकर, कि करियर भी अच्छा कर रहे हो और घर भी अच्छा संभाल रहे हो. सो दिस क्रिएट्स प्रेशर एंड गिल्ट व्हेन विमेन फॉल शॉर्ट ऑफ दीज ड्यूअल एक्सपेक्टेशंस. ओके, सबमिसिव येट अकम्पलिश, अ कॉन्ट्रोडिक्टरी एक्सपेक्शन. शी शुड बी एजुकेटेड, ऐसा बोला जाता है कि विमेन है तो एजुकेटेड होनी चाहिए, सक्सेसफुल होनी चाहिए एंड कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, बट ऑल्सो नॉन असर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग टू ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स. मतलब कि एजुकेटेड हो, सक्सेसफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, बट ऐसा भी ना हो कि ट्रेडिशंस को नहीं मानती हो. ठीक है, वो वाली चीज़ है. ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेके भी होता है कि यार मीडिया प्रमोट्स नैरो स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, कि भाई फेयर स्किन होना बहुत ज़रूरी है, स्लिम फिगर, यूथफुलनेस होना. सो वुमेन को जज किया जाता है मोर फॉर देयर अपीयरेंस रादर देन देयर मैरिज, राइट. डिपेंडेंट एंड प्रोटेक्टेड की अगर मैं बात करूँ तो आज भी मैनी स्टिल परसीव वुमेन एज नीडिंग मेल प्रोटेक्शन. लोगों को लगता है विमेन को मेल चाहिए, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रोटेक्शन रादर देन बीइंग इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर. सो दिस लिमिट्स विमेन्स फ्रीडम एंड री इन्फोर्स डिपेंडेंस. कहीं ना कहीं विमेन के ऊपर एक डिपेंडेंस लागू की जाती है. सो हाउ कैन वी चेंज द परसेप्शन, what is the हाउ द परसेप्शन इज चेंजिंग. इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड अवेयरनेस नए परसेप्शंस आ रहे हैं, जिसमें एम्पावरमेंट, इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल चॉइस की बात हो रही है. एंड वी आर सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी ऑफ रोल, कि लीडर भी है विमेन, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं एंड चेंज मेकर्स भी हैं. सो इन कंक्लूजन वी कैन से द ट्रेडिशनल परसेप्शन ऑफ एन आइडियल वुमेन ऑफन रिस्ट्रिक्ट्स वुमेन आइडेंटिटी टू फिक्स रोल. जो हमारा ट्रेडिशनल परसेप्शन था एक आइडियल वुमेन को लेके, कहीं ना कहीं वो वुमेन्स की आइडेंटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि सिर्फ आपकी यही फिक्स रोल है. बट वाइल चेंज विजिबल है हमारी सोसाइटी में, हमें चेंज देखने को मिल रहा है, तो वी कैन से अ ट्रूली इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी मस्ट सेलिब्रेट एवरीज वुमेन इंडिविजुअलिटी, नॉट कन्फाइंड टू हर टू अ स्टीरियोटाइप. की अब क्योंकि हमें चेंज देखने को मिल रहा है तो ये ज़रूरी है कि हर कोई कैसे देखे सोसाइटी को, एक इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो वुमेन्स की इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है, रादर देन उनके एक स्टीरियोटाइप बना के कि विमेन है तो ये करना चाहिए, विमेन है तो वो करना चाहिए. क्लियर. 8th क्वेश्चन है,
स्टेट रीज़न बिहाइंड विमेंस लॉ रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। हमें बताने कुछ रीजंस कि क्यों विमेंस का रिप्रेजेंटेशन इंडिया में आज भी लीगली, ठीक है, पॉलिटिक्स में हम कह रहे हैं लो रिप्रेजेंटेशन हर जगह क्यों है। देखिए, विमेंस लो रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे कि पॉलिटिक्स में, वर्क फोर्स में, एजुकेशन में, लीडरशिप में एंड इवन मीडिया में कम है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस लाइक मिक्स ऑफ सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स। अगर हम बात करें पहले पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर्स, मैंने अभी पहले बताया पेट्रियार्कल मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, सो डीप रूटेड patriarchal limits women's roles to domestic spheres. Girls are often raised with limited aspirations and fewer freedoms, right? दूसरा रीज़न है lack of access to education and skills, कि gender gaps in education, especially in rural areas, dropouts due to early marriages, poverty or safety concerns, and even fewer opportunities for vocational or leadership training. This we have already discussed. Economic dependence हम लोग पढ़ चुके हैं, lower participation in the formal workforce, unpaid care work at home goes unrecognized, and even financial dependence on man limit autonomy and decision making, right? Safety and mobility concerns, fear of harassment in public spaces and workplaces, lack of gender sensitive infrastructure, example transport, sanitation, which restricts mobility. ठीक है. Cultural and religious norm, which is basically traditional expectations confine women to roles of mothers, daughters and wives. Traditional expectations क्या होती थी कि women mother है, daughter है, wife है, that's it. Decision making roles even male को बोला जाता था, right? इस वजह से भी आज हमें देखने को कम मिलती है women in representation. So under representation in even politics and leadership, political parties hesitate to give women tickets. Women leaders face societal resistance and character scrutiny, absence of role models and mentorship for aspiring women leaders. ठीक है. वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर पे गैप देखने को मिलता है. बायसेस इन हायरिंग एंड प्रमोशंस में, अनइक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, लैक ऑफ विमेन फ्रेंडली पॉलिसीज लाइक फ्लेक्सिबल आवर्स, चाइल्ड केयर सपोर्ट एंड मेटर्निटी लीव, limited property and land ownership, inheritance laws and customs often deprive women of economic resources. This reduces their bargaining power in society. देखिए, बहुत easy points हैं. Media representation, women often show in stereotypical roles, glamorized, domestic or secondary. Fewer women in editorial or decision making roles in media. देखिए, ये पॉइंट्स ईजी हैं इसलिए मैंने आपको रीड करके बता दिया. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू बिकॉज ये वो पुराने वाले क्वेश्चन से सेम है. दैट्स वाई आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट. कंक्लूजन अगर हम देखें, सो women's low representation is not due to lack of ability but due to systematic barriers and social conditioning. To change this, India needs a multi-pronged approach, which is gender sensitive policies, awareness, empowerment programs and societal mindset shifts. Clear? Ninth question is, if casteism and communalism are bad, what makes feminism a good thing? अगर casteism society में bad है, caste के basis में एक अपना casteism बना लेना, या communalism भी अगर society में bad है, तो वाई वी से कि फेमिनिज्म एक गुड चीज़ है. ठीक है, हमें ये बताना है. देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और फिर उसको रिलेट करते हैं फेमिनिज्म के साथ. कास्टिज्म और कम्युनलिज्म की बात करें तो ऑफकोर्स ये बात है कि डिवाइसिव है और डिस्क्रिमिनेटरी. हम देखते हैं डिवीजन भी ला रहा है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ला रहा है. बट फेमिनिज्म कंसेप्ट एक एम्पावरिंग कमेंट वो है ना, कि विमेन हो या मैन, दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए चीज़ें. तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी एंड एम्पावरिंग चीज़ है ये. कास्टिज्म और कम्युनलिज्म किसके लिए? टू मेंटेन हायरार्की एंड डोमिनेंस के लिए, कि हमारी कास्ट ही डोमिनेट करे हमारी कम्युनिटी, तो हायरार्की और डोमिनेंस के लिए. बट ये इक्वालिटी और जस्टिस की तरफ है. वहीं अगर मैं बात करूँ इफेक्ट की, तो ये हेट्रेट लाता है, वायलेंस लाता है और एक्सक्लूजन. बट ये राइट्स लाता है, डिग्निटी देते हैं और फेयरनेस रहता है. ठीक है. सो क्यों कास्ट एंड कम्युनलिज्म बैड है? दे आर बैड, दे आर बेस्ड ऑन प्रेजुडिस के ऊपर बेस्ड है, बर्थ बेस्ड सुपीरियरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. Their aim is to preserve privileges of one group over another, कि वह privileges को preserve करना, and lead to violence, exclusion and social fragmentation. ठीक है. तो यानी कि जो हमारे पास कास्टिज्म और कम्युनलिज्म है वो कहीं ना कहीं प्रेजुडिस बेस्ड है, बर्थ बेस्ड सुपीरियरिटी मिल जाती है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं प्रिविलेजेस मिलना मुश्किल हो जाता है, वायलेंस होती है. तो ये सारी चीज़ें हमारे कास्टिज्म और कम्युनलिज्म से होती है. बट फेमिनिज्म से क्या अच्छा हो रहा है? फेमिनिज्म सिर्फ मेन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी की बात करता है. ये चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं बोथ वुमेन एंड मेन के लिए. प्रमोट करता है इक्वल राइट्स इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिप्रेजेंटेशन एंड पर्सनल फ्रीडम. हेल्प करता है बिल्ड अ मोर जस्ट ह्यूमन एंड बैलेंस सोसाइटी में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फेमिनिज्म फॉट फॉर गर्ल्स राइट टू एजुकेशन. फेमिनिज्म लड़ाई लड़ेंगे गर्ल्स के लिए कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए.
सो इस वजह से लॉज आई अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, मैटरनिटी लीव एंड इक्वल पे. सो इवन मैन बेनिफिट. फेमिनिज्म इनकरेजेस ब्रेकिंग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, इनेबलिंग इमोशनल ओपन. कि इवन अगर मैन को भी बेनिफिट होगा तो फेमिनिज्म ये भी इंकरेज करेंगे जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इंडिया में है या कोई इमोशनल ओपननेस है इनको लेके आया जाए, है ना. सो कंक्लूजन में यही है, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म आर रूटेड इन डिविजन एंड डोमिनेशन, while feminism is rooted in justice and equality. It seeks to correct historic wrongs, empower the marginalized, and create a society where everyone, regardless of gender, thrives with equal dignity. Clear? 10th question हमारे पास है, do you think that women could have made the gains if their unequal treatment was not raised in the political domain? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि women could have made the gain, women को मतलब कुछ फ़ायदा उठा पाती अगर उनका ये जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है वो पॉलिटिकल डोमेन के अंदर नहीं होता. तो सी, अगर विमेन का जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है, जो अनइक्वली विमेन को ट्रीट किया जाता है पॉलिटिकल डोमेन में, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या विमेन को कुछ फ़ायदा होता? नो, विमेन वुड नॉट हैव मेड अ सिग्निफिकेंट गेन इफ़ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट हैड नॉट बीन रेज्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन. अगर उनका ये जो ट्रीटमेंट अनइक्वल है उसको अगर हम नहीं भी रेज करते पॉलिटिकल डोमेन में तब भी इतना बड़ा कोई फ़ायदा नहीं होता. क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक विजिबिलिटी और लेजिटिमेसी लाता है. देखो जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स है कहीं ना कहीं पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है, जैसे कि वोटिंग राइट्स के इशू को, प्रॉपर्टी राइट्स के इशू को, एंड इवन वर्क प्लेस इक्वालिटी को. बिना पॉलिटिकल एडवोकेसी के कहीं ना कहीं ये इश्यूज़ प्राइवेट कंसर्न रह जाते और इवन इग्नोर करके छोड़ दिया जाता. जब तक इसको ढंग से नहीं दिखाया जाएगा, पॉलिटिकल एडवोकेसी नहीं होगी, तो इश्यूज़ को बिल्कुल प्राइवेट कंसर्न बना के छोड़ दिया जाएगा. लीगल रिफॉर्म्स रिक्वायर पॉलिटिकल विल. अगर हम चाहते हैं कोई लीगली एक्शन हो तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल होनी ज़रूरी है. जैसे कि लैंडमार्क लॉज जो आई थी, हिंदू सक्सेशन एक्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और इवन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तभी पॉसिबल है जब कुछ पॉलिटिकल एक्शन हो, अदरवाइज मुश्किल है. पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू ही इनेबल हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको गारंटी करी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15. तो लीगल रिफॉर्म्स के लिए पॉलिटिकल विल होनी बहुत ज़रूरी है. रिप्रेजेंटेशन अगर होगी तो कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट होगी. रिजर्वेशन जो वुमेन के लिए आई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में थ्रू पॉलिटिकल डिबेट्स एंड लेजिस्लेशन से आई. पॉलिटिकल इंक्लूजन कहीं ना कहीं हेल्प करता है वुमेन को कि इन्फ्लुएंस करे क्या व्हाट पॉलिसी मेकिंग विच इंश्योर दैट देयर एड्रेसेस आर इशूज़ आर एड्रेस. ठीक है. ग्लोबल मूवमेंट्स वर ऑल्सो पॉलिटिकल. ग्लोबल मूवमेंट्स भी क्या हो? पॉलिटिकल हो. ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट जैसे कि वुमेन सफरेज, मी टू मूवमेंट, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कैसे रेज की उन्होंने, कैसे इनको स्ट्रेंथ मिली? बाय एंटरिंग इनटू द पॉलिटिकल एंड पब्लिक स्पेयर, जब वो पॉलिटिकल और पब्लिक स्पेयर में आए हैं. ठीक है. पॉलिटिकल स्पेस अलाउ फॉर कलेक्टिव एक्शंस, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. तो पॉलिटिकल स्पेस कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है? कलेक्टिव एक्शन. पॉलिटिकल स्पेस किस तरफ जा रहा है? कलेक्टिव एक्शंस कि भाई सबके लिए करा जाए, एक्शंस के लिए अवेयरनेस कैंपेन और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिले. सोशल चेंज नीड पॉलिटिकल वॉइस. सोशल चेंज अगर चाहिए तो पॉलिटिकल वॉइस होना बहुत ज़रूरी है. बिना इश्यूज़ को रेज करे पॉलिटिकल डोमेन में वुमेन का स्ट्रगल हमेशा आइसोलेट और इनविजिबल रहेगा. सो पॉलिटिक्स ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट पेन इनटू पब्लिक पॉलिसी. अगर पॉलिटिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट जो पेन है, जो भी पेन की बात हो रही है, जो भी वुमेन के साथ दर्द की बात हो रही है कि उनके साथ ये जो गलत हो रहा है, वो अगर हम चाहते हैं कि कुछ एक्शन हो तो उसके वो पब्लिक पॉलिसी में लाना पड़ेगा, मेकिंग इट ओनली एसेंशियल टू अचीव जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी. ठीक है. लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट पॉलिटिकल लीडर्स आर राइट टू ट्रीट पीपल बिलोंगिंग टू कास्ट एज वोट बैंक? ये आपको पता है. तो क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सही तरीके से ट्रीट करें लोगों को, कास्ट के बेसिस पे कि ये वाली कास्ट में हमारे लिए वोट बैंक बन जाएगी, इस कास्ट के लोग हमको वोट देंगे? तो क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल लीडर्स सही तरीके से कर रहे हैं लोगों के साथ? ऑफकोर्स ये बात है नो. ट्रीटिंग पीपल ऑफ अ कास्ट एज अ वोट बैंक इज़ नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस ऑफ अ डेमोक्रेसी. कास्ट एक सोशल रियलिटी है इंडिया में. कम्युनिटीज़ को कम करना सिर्फ इसलिए टू ना वोट बैंक्स के लिए, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है वो वीक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिस्कोर्स को वीक कर रहे हैं. ठीक है. क्वालिटी को वीक कर रहे हैं. क्यों वीक प्रॉब्लमेटिक है? देखो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल एजेंसी अंडरमाइन हो रही है. दैट मीन्स लोगों को ट्रीट किया जा रहा है एक होमोजीनियस ग्रुप, दैट कि ये वाली कास्ट के लोग हमको वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं एक होमोजीनियस ग्रुप ऐसा माना जा रहा है. तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल एजेंसी अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, बिना ये ध्यान में रखें कि रियल इशूज़ इससे ज़्यादा है. एजुकेशन, जॉब, हेल्थ केयर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रमोट की जा रही है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ओवर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है उसको ज़्यादा दिया जा रहा है ध्यान, ज़्यादा देन कि इशू क्या है उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा. सो लीडर्स का कहीं ना कहीं फोकस किस पे हो रहा है? कास्ट कैलकुलेशन पे इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग एक्चुअल प्रॉब्लम. बस ये देखने में कि कौन सी कास्ट के लोग कितने हैं ये देखने में लगे पड़े, बट ये कोई नहीं देख रहा है कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या. तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म अपीजमेंट हो रही है रादर देन लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिफॉर्म. ठीक है. तीसरी चीज़,
सोसाइटी का डिवाइड होना। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कास्ट डिवीजन लेके आ रहा है, राइवलरीज लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल हार्मनी डिस्टर्ब हो रही है। तो कहीं ना कहीं कैसी सेंस आ रही है कि अस वर्सेस देम वाली सेंस आ रही है अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, ठीक है। एनकरेज टोकनिज्म, देखो कम्युनिटीज़ को ऑफर किया जाता है कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या लास्ट मिनट बेनिफिट्स दिए जाते हैं इलेक्शंस में बिना किसी स्ट्रक्चर चेंज के साथ, बट जैसे ही इलेक्शंस हो जाते हैं प्रोमिसेस भूल जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में सब बोलते हैं ना कि हम आपको टोकन देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, बेनिफिट्स देंगे, ठीक है, इलेक्शन से लास्ट कुछ मिनट पहले कि हम आपको ये देंगे, आप हमको वोट देना, बट वही है कि इलेक्शंस जब हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो प्रोमिसेस भूल जाते हैं। तो क्या करना चाहिए उसकी जगह लीडर्स को फोकस करना चाहिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे, जिसमें ये ध्यान दिया जाए इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले। पॉलिसीज़ किस तरीके से बनानी चाहिए, नीड क्या है, मेरिट क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, रादर देन कि वोट बैंक कौन है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या बोलेंगे, इन अ ट्रू डेमोक्रेसी वोटर्स आर सिटीजन फर्स्ट, कि एक ट्रू डेमोक्रेसी के अंदर वोटर्स कौन है, सिटीजन है पहले, ना कि कास्ट ग्रुप्स, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इंटेलिजेंस एंड एस्पिरेशंस एंड फोकस ऑन गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड यूनिटी रादर देन कास्ट बेस्ड कैलकुलेशंस। समझ आ गई बात। देखो अब ये जो 12th क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट कास्ट रिडन, इट इज़ द कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इवन सोशोलॉजी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट्स नॉट पॉलिटिक्स दैट कास्ट रिडन, कि पॉलिटिक्स नहीं है जो कास्ट रिडन है, बल्कि कास्ट है जो पॉलिटिसाइज की जा रही है। यानी कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किस तरीके से शिफ्ट हुआ है पर्सपेक्टिव में। देखो ये दिखा रहा है दैट प्रॉब्लम इज नॉट विथ पॉलिटिक्स इटसेल्फ, प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, विच इज़ आइडियली मेंट टू बी टूल फॉर गवर्नेंस, जस्टिस एंड रिप्रेजेंटेशन। ये दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स के साथ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ठीक है, बल्कि कास्ट आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। इट इज़ कास्ट आइडेंटिटी हिस्टोरिकली रूटेड इन हायरार्की एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट आर ऑफन मोबिलाइज्ड फॉर पॉलिटिकल गेन। देखिए वो ये बताना चाह रहा है कि पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कास्ट की आइडेंटिटीज़ में प्रॉब्लम है, जो कहीं ना कहीं हायरार्की और डिस्क्रिमिनेशन है, जो पिछले टाइम से चल रही है, दैट आर ऑफन मोबिलाइज फॉर पॉलिटिकल गेन, जो पब्लिक पॉलिटिकल गेन के लिए मोबिलाइज की जाती है। कास्ट कहीं ना कहीं एक टूल है, नॉट एन इशू टू बी रिजॉल्व। कास्ट को एक टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है रादर देन एक इशू की तरह। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, फ्रेगमेंटेशन के लिए, अपीजमेंट स्ट्रैटेजीज़ के लिए, जैसे हमने देखा। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अलायंस बनाया कास्ट के बेसिस पे कि कौन सी कास्ट के लोग ज़्यादा हैं और उनको हम टारगेट कर लें। तो पॉलिटिकल पार्टीज इज फॉर्मिंग अलायंसेज बेस्ड ऑन कास्ट अर्थमेटिक, फील्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम डोमिनेंट कास्ट और प्रॉमिस कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन टू सिक्योर वोट्स, कि भाई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, अगर हमारे वोट्स के लिए हम इन कास्ट वालों को रिजर्वेशन देंगे वगैरह वगैरह, बेनिफिट्स देंगे, टोकनिज्म देंगे। सो इंस्टेड ऑफ डिसमेंटलिंग कास्ट हायरार्की, पॉलिटिक्स एंड्स अप रीइंफोर्सिंग कास्ट कॉन्शियसनेस इन सोसाइटी। और फिर कहीं ना कहीं बल्कि ये बोल के सोसाइटी में पॉलिटिक्स ने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, कास्ट कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल इन मैनी स्टेट्स इलेक्शन स्ट्रैटेजीज रिवॉल्व अराउंड जाट वोट्स, यादव वोट्स, तो दलित कंसोलिडेशन एक्सेट्रा, रादर देन फोकसिंग ऑन यूनिवर्सल इशूज़ लाइक एजुकेशन और हेल्थ केयर, ठीक है। सो यानी कि द कास्ट सिस्टम वॉज अ प्री एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। पॉलिटिक्स शुड हैव बीन अ मीन्स टू ब्रिंग सोशल जस्टिस इनटू इक्वालिटी, पॉलिटिक्स इस तरीके से होनी चाहिए कि सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस और इक्वालिटी लाई जाए, बट इंस्टेड हो क्या रहा है कि कास्ट कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटलाइज हो रहा है। इट इज़ यूज टू सिक्योर पावर रादर देन डिसमेंटल इनइक्वालिटीज़। को कैसे यूज़ किया जा रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, यूज़ की पावर सिक्योर करने के लिए कि हम जीत जाए बस कास्ट बेस्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स के थ्रू, रादर देन कि इनइक्वालिटी को देखा जाए। हैंस इट इज़ नॉट दैट पॉलिटिक्स इनहेरेंटली प्रमोट कास्टिज्म, तो यानी कि ये पॉलिटिक्स नहीं है जो कास्टिज्म को प्रमोट कर रहा है, बल्कि अपॉर्चुनिटिस्टिक पॉलिटिक्स मैनिपुलेट कास्ट आइडेंटिटीज़ फॉर नैरो इलेक्टोरल गेन्स। सिर्फ छोटे मोटे इलेक्शंस जीतने के लिए या इलेक्शंस जीतने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है जो कास्ट को आइडेंटिटीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। सो द नीड ऑफ द आर इज़ टू डी पॉलिटिसाइज कास्ट। हमारी नीड क्या है कि हम कास्ट को डी पॉलिटिसाइज करें और इवन पॉलिटिसाइज करें रियल इशूज़ जो हैं सोसाइटी के अंदर, जेंडर, जस्टिस, पॉवर्टी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, रादर देन कास्ट, बल्कि क्या देखी जाए सोसाइटी के अंदर कि किस तरीके से नीड क्या देखी जाए कि किस तरीके से रियल इश्यूज़ को भी पॉलिटिसाइज किया जाए, ठीक है। समझ आ गई बात। सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं क्वेश्चन जो डिसाइड कर रहे हैं लेने का। बाकी इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, वी कैन से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट के साथ डे 74, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 5 टारगेट है, ठीक है। सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।